बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बड़ी खबर यह है कि इमरान खान ने पंजाब छीन लिया है। जी हाँ, मुत्तहिदा हुकूमत से, उनके जबड़ों से इमरान खान ने जो है अपना पंजाब छीना है। मुल्क बचाने के जो दावेदार थे उनकी तो अपनी कुर्सी तक नहीं बची, वो अपनी कुर्सी बचाने में भी नाकाम हो गए हैं। और मुल्क का क्या हाल है वो भी मैं आपको बता देती हूँ आगे चल के। वो एक मशहूर शेर है ना, वो क्या कहते हैं, ना खुदा मिला ना विरसाले सनम, कुछ इसी किस्म की सूरत हाल है इस मुत्तहिदा हुकूमत की। ज़्यादा जो है बात हम PMLN के हवाले से करते हैं क्योंकि वज़ीर आज़म उनका है, पंजाब में ज़्यादा स्टेक्स उनके। ना ये लोग मईशत ठीक कर सके हैं, ना इनको समझ आ रही है कि हुकूमत इन्होंने किस तरह से चलानी है। आपको याद होगा 25 मई, वो 25 मई जो कि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, हमने देखा कि इस मुत्तहिदा हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो किया उसका अब बदला उतारने का वक्त आ गया है, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विद चौधरी परवेज़ इलाही साहब मिलकर इनसे बदला उतारेंगे। और जब मैं कहती हूँ बदला उतारने का वक्त आ गया तो वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत से जो लीडर्स हैं जो कि इस्लामाबाद में मौजूद हैं, बहुत से जो पॉलिटिशियंस हैं वो अपने घर वापस आने के काबिल नहीं रहे हैं। वो लोग जो पंजाब में रहते हैं, जो लाहौर में रहते हैं, उनके लिए वापस अपने घर आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज बहुत एग्रेसिव, बहुत जारहाना किस्म का स्टांस जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज़ इलाही साहब हुकूमत बनाने के बाद पंजाब में जो है वो करने वाले हैं। अच्छा जी, अब मसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही तमाम तर बंदोबस्त इस हवाले से चौधरी परवेज़ इलाही साहब की ओथ टेकिंग और उनको CM बनाने का किया था, क्योंकि बाकायदा तौर पर पूरी तरीके से बताया गया कितने बजे ओथ होगा, कैसे ओथ होगा, हल्फ अगर गवर्नर नहीं लेंगे तो सदर पाकिस्तान हल्फ लेंगे। इसके बाद हमने देखा कि पूरी PDM स्पेसिफिकली और मरीम नवाज़ साहिबा जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से ट्वीट्स करना शुरू कर दी, उनके ख़िलाफ़ ट्वीट्स करनी शुरू कर दी। लेकिन मैं ये याद करा दूं तमाम देखने वालों को भी और इन सियासतदानों को भी कि ये जो लड़ाई होती है ना अदलिया की और सियासतदानों की, इस लड़ाई में सियासतदानों की हार होती है और हमेशा हम देखते हैं कि अदलिया जीतती है। इस दफ़ा क्या सूरत हाल है, पंजाब कैसे संभलेगा, पंजाब के अंदर जो PMLN है उसकी क्या पोजीशन होगी, वो क्या अपनी सियासत आगे करने वाले हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। मुझे तीनों रिस्पेक्टेबल पॉलिटिकल पार्टी से लोगों ने ज्वाइन किया। आफ्ताब जहांगीर मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मुझे कादिर मंदुखिल साहब ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। मुझे ज्वाइन करेंगे जी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम अज़मा बुखारी साहिबा PMLN से। अस्सलाम वालेकुम, तीनों मेहमानों को मैं खुशामदीद कहती हूँ। अज़मा, मैं आपसे आगाज़ कर लेती हूँ क्योंकि मुझे पता है आप मेरे साथ हैं, आवाज़ आ रही है अज़मा? जी बिल्कुल आ रही है। मुझे पता आप मीटिंग में हैं और मुझे पता है कि आपकी अब भागदौड़ बहुत ज़्यादा शुरू हो गई है। मैंने तो देनी थी आपको मुबारकबाद कि आपको मिली है मिनिस्ट्री माशाल्लाह से, लेकिन मैं मुबारकबाद वापस ले लेती हूँ क्योंकि आप तो अपोजिशन में डायरेक्ट चले गए। मुझे सिंपल इसका ये जवाब दे दें अज़मा, जो बहुत सीधा सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके पास ऑप्शंस क्या है। आप एक जय्यद सियासी कारकुन हैं, मुझे आप डेमोक्रेटिक ऑप्शंस बताएं कि अपोजिशन में आने के बाद नून लीग के पल्ले क्या बचा है, अब आप क्या करेंगे? बहुत शुक्रिया बिनिश। पहले तो बात यह है कि अगर तो मुझे लेजिटिमेटली तरीके से, एक कानूनी तरीके से अगर ऑपोजिशन में भेजा जाता तो कोई हर्ज नहीं। ऑपोजिशन में पहले भी 3-3.5 साल गुजारे थे हमने, और इमरान खान की फाशिस्ट हुकूमत और परवेज इलाही जैसा एक फिरौन से पीकर हम भुगत रहे थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन कल जो हुआ है, जैसे आपने जो इंट्रो में कहा, देखिए अदलिया का बहुत एहतराम है, मैं खुद वकील हूँ, सो मुझसे ज्यादा जो है वो अदलिया के एहतराम को और अदलिया के इदारे को मजबूत करने की ज्यादा बात और कोई नहीं कर सकता। लेकिन उसके साथ साथ मेरे कंसर्न्स हैं। कल जो फैसला जिस तरह से दिया गया है, मजे की बात यह है कि जो प्रेयर ही नहीं थी वो भी, मतलब कितने बजे होगा ओथ, कितने बजे होगा, अगर वो नहीं लेंगे तो वो ओथ होगा। हमजा साहब को जो है, आपको याद होना चाहिए कि ओथ लेने के लिए कम से कम 1.5 महीना लगा था उनको, जो है मुख्तलिफ पिटीशंस जो है वो कोर्ट में करनी पड़ी, और उसके बावजूद जो है वो ओथ जो है वो लेने के जो है वो कामयाब नहीं हो सके थे। अब जो कल हुआ है, कल मैं समझती हूँ कि एक बहुत बुरा दिन था अदलिया की तारीख के हवाले से। अदलिया की तारीख पाकिस्तान में तो खैर बहुत अच्छी कभी भी नहीं रही, लेकिन कल बहुत अजीब हुआ है। और जो फैसला मैंने देखा है 11 सफ़ात का, उसके अंदर आप अपने ही फैसले को, अब देखिए बंदयाल साहब ने अपने फैसले में लिखा है कि जो उन्होंने इंटरप्रिटेशन की थी पिछले फैसले के अंदर, जिसमें उन्होंने कहा कि पार्टी सरबराह जो है वही हर चीज का मालिक होता है, और इसकी बहुत सारी जस्टिफिकेशन से मैं बाद में बात करूंगी, उसको वो कह रहे हैं कि वो जो उस वक्त हमने कहा था वो अनकॉन्शियसली कह दिया था, और अब कॉन्शियस जो है हमारा बहाल हुआ है, तो अब हमें लग रहा है कि पार्टी जो पार्लियामेंट्री पार्टी है वो हेड होती है। मुझे अब ये समझाइए कि क्या मैं ये सोच सकती हूँ, क्या मैं ये एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि मेरी आला अदलिया के लोग जो है वो अनकॉन्शियसली फैसले देते हैं, और फिर वो अनकॉन्शियसली फैसला पिछली दफा भी इमरान खान के हक में इस्तेमाल हुआ, और अब जब कॉन्शियस आया तो भी वो इमरान खान के जो है वो हक में इस्तेमाल हुआ। ये बड़ा अजीब कॉन्शियस है।
और इसके ऊपर जो खुद की नवाज शरीफ साहब का जो केस है, जब नवाज शरीफ साहब को बाहर करना था, जब उनके सेनेट के जो इलेक्शन के अंदर, आपको याद होगा, हमारे सेनेटर्स के टिकट्स जो है वो एक्सेप्ट नहीं हुए थे, क्योंकि उसके ऊपर मियां नवाज शरीफ साहब के सिग्नेचर्स थे और उनको आजाद इलेक्शन लड़ना पड़ा था। उस वक्त जो है, चूंकि मियां नवाज शरीफ साहब को बाहर करना था, उस वक्त जो है वो पार्टी सरबराह जो है वो हर चीज का मालिक था। मुझे ये बताइए कि ये एक नई प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है पार्टी सरबराह और पार्लिमानी पार्टी के लीडर के हवाले से। इसको मैं आगे बात करती हूँ, लेकिन अहम पहली जो उसके अंदर दूसरी बात है वो जो मैं करना चाहती हूँ, ये है कि आप, यही हम गुजारिश कर रहे थे, हमारा कोई किसी के साथ झगड़ा नहीं है, ना हम तौहीन चाहते हैं किसी इदारे की, लेकिन जो पार्लियामेंट और पार्लियामेंटेरियंस की सुप्रीमेसी है उसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। अब पार्लियामेंटेरियंस के लिए आप कवानीन बना रहे हैं और आप पार्लियामेंटेरियंस को बता रहे हैं उनको क्या करना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ आप जो है वो कह रहे हैं आप बज़िद हैं, ना आपको हमारे बाइकआउट का ख्याल आया, ना आपको हमारे जो है, जो हमने बेंच के ऊपर बड़े दुखी दिल के साथ एक के तहफुजात का इजहार किया, ना आपको उसका ख्याल आया, और आपने जो है वन साइडेड जो है वो दे दिया, फैसला दे दिया। क्या अमर माने था कि तमाम जजेस, देखिए बाकी भी जजेस जो हमारे हैं मोहतरम, वो बहुत, उनकी बैकग्राउंड है, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत लर्नेड लोग हैं। और फिर सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो काजी फायज़ा ने कल खत लिखा है, क्या उसके बाद मेरे कुछ कह जाने की गुंजाइश मौजूद है? और वो सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि आप पार्लियामान की बात कर रही हैं, पार्लियामेंटेरियंस की बात कर रही हैं। मैं खुद स्कूल ऑफ थॉट में यकीन रखती हूँ और उसमें मानती हूँ कि पार्लियामान सुप्रीम है, पार्लियामेंटेरियंस की इज्जत होनी चाहिए, उनकी वक़्त है। लेकिन वो कहते हैं ना, किस्मत बहादुर लोगों का साथ देती है, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। आप लोग तो इतने फंसे हुए हैं, आपको ये नहीं पता कि आपने विफाक कैसे बचाना है, क्योंकि वो जो कासिम सूरी साहब और उस टाइम पर जो लोग, सारे लोग पीटीआई के रिज़ाइन करके गए थे, आप अब सोच रहे हैं कि उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना। पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, पार्लियामानी नंबर गेम की बात कर रहे हैं, तो पार्लियामेंट्री प्रोसेस को तो पूरा करना था। आप अभी भी यही सोच विचार कर रहे हैं कि एक्सेप्ट करें रेजिग्नेशन कि ना करें? ऐसे नहीं है। देखिए, हम फाशिस्ट लोग नहीं हैं, हम जमहूरी लोग हैं, जमहूरियत पे एतमाद रखते हैं। आपको याद है कि इसका एक प्रोसेस है, पार्लियामेंटेरियंस के इस्तीफे एक्सेप्ट करने का एक प्रोसेस है। हमने बुलाया, इनके एमएनएस को जो है स्केड्यूल दिया पूरा, और 15-15, 20-20 लोगों के बैच बनाए। हमने कहा कि ये आकर अपने इस्तीफों की जो है वो तस्दीक करें, लेकिन उनको मना कर दिया गया। इमरान खान साहब ने, एक तरफ वो तनख्वाहें ले रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने इस्तीफे दिए हैं। अब ज़ैन कुरैशी साहब जो हैं, वो ज़ैन कुरैशी का अभी इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ, लेकिन कमीशन ने उनको जो है इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। वो आपको हमारे साथ एमपी है। यही तो मौकरी है। इसी बात पे तो रो रही हूं मैं कि पार्लियामेंटेरियंस के लिए आप रूल्स बनाना चाह रहे हैं, पार्लियामेंटेरियंस के लिए आइन की तशरीह आप कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर आप एक कलेक्टिव विजडम नहीं लाने देना चाह रहे, आप फुल बेंच नहीं बनाने देना चाह रहे। तो इसको ये डाइजेस्ट नहीं होता, ये चीजें डाइजेस्ट नहीं होती। और देखिए, आप इनको बहुत भरपूर टाइम दिया गया, हमने कोशिश की कि सेनेट ही प्रिवेल करे, और अगर अब भी ये पार्लियामेंट पे बिलीव नहीं करते, फिर मुझे आखिरी सवाल, मुझे आप ये बताइए, अगर इनको इलेक्शन चाहिए तो ये मर क्यों रहे थे सीएम बनाने के लिए परवेज इलाई को? अब बन गया ना परवेज इलाई। वो कह रहे थे मैं 2 मिनट में पंजाब असेंबली तोड़ दूंगा, तोड़े, केपी असेंबली तोड़े। भाई उन्होंने कहा था इमरान खान साहब ऑर्डर करेंगे, उन्होंने कहा था इमरान खान साहब ऑर्डर करेंगे तो मैं तोड़ दूंगा, वो इमरान खान साहब फैसला करेंगे। यही तो मैं कह रही हूँ अज़मा, मैं वापस आती हूँ। इतने बुरे दिन आ गए हैं कि इमरान खान फैसला करेंगे। जो कहता है वो करता नहीं है, जो करता है वो कहता नहीं है। चलिए जी, अच्छा, अब आफ्ताब भाई को जरा सुन लीजिए, मैं वापस आऊंगी आपके पास। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब जहांगीर साहब, आपको तो मुबारकबाद, आपके लिए तो सत्ते खैरा है। और वो कहा करते थे ना, वो पुराने मुगल ज़माने में, कि अपने जो घोड़े हैं उनको दौड़ाएं और जहाँ तक आप ज़मीन फ़तह कर सकते हैं आप फ़तह कर लें। मुझे आप सीधा सीधा ये बता दें कि आपने इस्लामाबाद कब फ़तह करना है, कब आप विफाक को फ़तह करने आ रहे हैं, इनकी विफाकी हुकूमत को टफ टाइम देने। जी आफ्ताब भाई। बहुत शुक्रिया बेनिश, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया। आपको भी और मेरी ये बहन और मेरे दोस्त, उन दोनों को मेरा सलाम। पहली बात तो ये कि आपने मुझे मुबारकबाद दी, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, और पूरे आरपी के ज़रिए पूरे पाकिस्तान के अपने देखने वालों को जो आपका प्रोग्राम देख रहे हैं उन सबको मुबारकबाद। लेकिन ये मैं खुशी से नहीं दे रहा मुबारकबाद बेनिश, मैं ये कहता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि जो काम हमें करना चाहिए था, जब हम उन्हें अदालतों में ले जाते हैं तो फिर इसी किस्म का होता है कि जब आपके हक़ में फ़ैसला आए तो आप मिठाइयाँ खिलाते हैं, आप लुड़ियाँ डालते हैं, और जब हमारे हक़ में फ़ैसला आता है तो हम भी मिठाइयाँ बांटते हैं और लुड़ियाँ डालते हैं, क्योंकि ये हमने ख़ुद अपने अख्तियार जो है वो हमने दूसरों के हवाले किया है। देखिए, जब आपने कौमी असम्बली के अंदर किया जो था, अगर आप उस वक्त भी, मैं कई प्रोग्रामों में बेनिश आपके कह चुका हूँ कि 5 साल का मैंडेट
जिसको पार्टी को मिला है उसको 5 साल पूरे करने दिए जाए, अच्छा निकले रिजल्ट या बुरा निकले उसके बाद आवाम को फैसला करने दिया जाए। लेकिन उस वक्त जो ये गुफ्तगू कर रहे थे, आपके इल्म में है कि मेरे ख्याल में आपके यही प्रोग्राम में शायद मेरे साथ कोई और साहब थे कि ये हमारे अदम एतमाद से कोई 1 महीना पहले, 15 दिन पहले, 10 दिन पहले की गुफ्तगू होती थी इनकी, मिफ्ता इस्माइल साहब की, दूसरों की, तीसरों की, एहसन इकबाल साहब की, सब की, आप जिसकी उठा के देख लें कि जी डॉलर इतने में होना चाहिए, पेट्रोल का रेट ये होना चाहिए, और ये तो नालायक लोगों के हाथ में चला गया है, अब ये जब हमारे हाथ में आएगा तो हम आवाम को ये रिलीफ देंगे, हम पेट्रोल इतनी कीमत पे लाएंगे, हम डॉलर को इतने पे लेकर जाएंगे, माशी सूरत हाल को हम इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे, बेहतर कर देंगे। लेकिन जब वहाँ पर वो आए और आने के बाद बोलते कि जी ये तो हमारी समझ में नहीं आ रहा है, तो भाई फिर आप अपने आप को, पहले भी वज़ीर ख़जाना रह चुके हैं, आप लोग बड़े ज़हीन लोग हैं, कई कई दफ़ा आपने हुकूमतें की हैं, तो क्या आपको पता नहीं है, आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है? हालांकि एक सेकंड के लिए, एक बात कर लो फिर आप। नहीं, मैं आप ही के साथ हूँ, मैं मिफ्ता की बात करूंगी, पूरा एक मैंने सेगमेंट उसके ऊपर तैयार किया हुआ है, आजमा और आपका मुकाबला होगा इसके ऊपर। बस मुझे सिर्फ ये पूछना, आपको वैसे मैंने जज्बात में आके मुबारकबाद तो दे दी, लेकिन वो मैंने पूछना था कि वाकई आप खुश हैं परवेज़ इलाही साहब के वज़ीर आला बनने पर, क्योंकि वही परवेज़ इलाही हैं जिनके बारे में खान साहब पता नहीं क्या क्या कहते थे। और मैं बहुत सालों की बात नहीं कर रही, अब भी 15 मार्च को इमरान खान साहब के हवाले से परवेज़ इलाही साहब ने क्या कहा और आपके उस टाइम पर क्या तासुरात से, आप पहले खुद सुन लीजिए, फिर मुझे अपनी खुशी की आपने रीज़न बतानी है कि आप खुश हैं भी कि नहीं है। सुनवाइए जी। जी आफ्ताब जहांगीर साहब, नैपियां बदलते थे वजीर आजम इमरान खान साहब की, वो आपकी बातें मानेंगे? अच्छा देखिए, बात सुने बिनेश, ये हम अगर हिस्ट्री उठा के देखेंगे ना, तो मैं शायद मेरे बारे में तो कम पता चलेगा, 2022 कोई पार्टी वार्टी ज्वाइन नहीं की। आज 27 जुलाई है, ये 15 मार्च की बात है जी। मैं कह रहा हूँ एक दिन पहले की बात कर लो, उससे छोड़ें आप 17 मार्च को, एक दिन पहले की बात। देखिए मेरी बहन बैठी है, मैं बहुत एहतराम करता हूँ, मेरी पसंदीदा बहनों में से एक है, क्योंकि मैंने देखा है बड़ी फोकल हैं। तो लेकिन क्या कि ये पीपल्स पार्टी जब छोड़ रही थी तो उससे पहले इनकी क्या राय थी नून लीग के बारे में, वो भी आप सबके इल्म में है। इसी तरह मंदो खेल साहब जब पहले थे, तो जब पार्टी ज्वाइन करने से पहले उनकी क्या राय थी पीपल्स पार्टी के बारे में। तो ये सारी चीज़ें एक मतलब मैं आपको बताऊं कि ये बहुत हमारी हिस्ट्री है, लेकिन मैं हमेशा से कोशिश करता हूं कि हमें वो गुफ्तगू करनी चाहिए कि जिसको आगे चल के फ्यूचर में हम बैलेंस भी कर सकें। जब हम नहीं करते तो उसका नुकसान होता है। अच्छा, मैं अभी आपसे ये बात कर रहा हूँ, मुझे कादिर भाई को शामिल करना है, बस अभी सिर्फ खुशी बता दें, खुश हैं? मैं देखें, मैं अपनी देखें, अगर मैं सियासी तौर पे कहूँ कि जी तो मुझे खुशी होनी चाहिए, लेकिन मैं अगर अपनी आफ्ताब जहांगीर की हैसियत से तो मैं ये समझता हूँ कि हमें बेहतर है कि हमें नए इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, ताकि आवाम को मैंडेट का मौका मिले, और फिर जिसको आवाम दे तो हम सबको उस पार्टी को मजबूत करना चाहिए, जमहूरियत को मजबूत करना चाहिए, ना कि हम फैसले जो मैं समझ गई हूँ कि जो आपके लीडर की नैपियाँ बदलने की बात कर रहे थे आप खुश नहीं है, लेकिन ठीक है, आपका पॉइंट आगे, मैं वापस आती हूँ, मैं आपको पूरा मौका दूंगी मिफ्ता साहब पे बात करने का, मेरे पास बहुत मटीरियल है मिफ्ता साहब के हवाले से। कादिर भाई अस्सलाम वालेकुम। अफसोस सद अफसोस, आपका वो नारा जिसको बिल्ड करने के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो के बाद एक पूरी एफर्ट लगी, वो था एक जरदारी सब पर भारी। वो नारा दफन हो गया पंजाब में, नया नारा है एक इमरान सब पर भारी। 100% नुकसान कादिर साहब आपका हुआ है, PMLN का नहीं हुआ। आपके थे 7 मिनिस्टर, 7 लोग थे, सातों के सातों मिनिस्ट्रियाँ भी गई, हुकूमत भी गई, सारे के सारे ऑपोजिशन में। असल में हमारी सोच, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, हम सुबह उठते हैं तो देखते हैं आज क्या हो रहा है, हमें ये नहीं पता कि 10 दिन बाद क्या होगा, महीने बाद क्या होगा। यूरोप जो ना वो 100 साल पहले बात की प्लानिंग करते हैं। आपने एक दिन में और एक ही जुमले में एक जरदारी सब पर भारी को आपने ख़त्म कर दिया है। बेनिश, अभी आपको पता है जब इमरान अहमद खान नियाजी साहब ने अपनी पार्टी के लोग जो उनको छोड़ गए 25 मेंबरान, उनको लेटर लिखा इलेक्शन कमीशन में, वो सारे डिस्क्वालीफाई हो गए। आज परवेज़ इलाही साहब आ गए, आपने खुद ही बातें कर दिए जो पुराने में इमरान नियाजी साहब कहते थे, मैं नहीं दोहरा रहा हूँ। लेकिन अब आप चौधरी इजाद का अगला पता भी तो देख लें, जब वो एक लेटर लिखेगा, शायद लिख दिया इलेक्शन कमीशन के, तो परवेज़ इलाही साहब समेत सारे के सारे जाएंगे डिस्क्वालीफाई। उसके बाद क्या होगा?
उसके बाद क्या कादिर होगा, भाई, फिर जिसका आपको एक खत जरदारी वोट सब के लिए पर बारी नहीं दोबारा माना नजर आ गया, जाएगा। सर जिसका खत वोट के लिए नहीं माना गया, डी सीट के लिए क्या माना जाएगा कादिर भाई? नहीं नहीं, ये देखिए, कादिर भाई तो वो वकील हैं, आपने बहुत पहले बड़े एक जुमला वकील हैं, कहा मेरे कि लिए भी इन्होंने हेल्प की थी, लेकिन अभी जरा उसकी गलत सुन इंटरप्रिटेशन कर लें रहे हैं। आफ्ताब भाई, सुन लें जी जी कादिर भाई, बोलिए बोलिए। देखिए, आपने थोड़ी देर पहले कहा कि सियासतदानों की और अदलिया की लड़ाई में हमेशा अदलिया जीती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला, क्योंकि सियासतदानों की हाथ में कलम नहीं है, कलम है अदलिया के हाथ में। जिसको मर्जी है फांसी चढ़ा दे, जिसको मर्जी है नाइल कर दे, जिसको मर्जी है बरी कर दे। ये तो आपने सही बात कही है ना, उसमें तो झगड़ा ही नहीं कोई। मैं तो आपसे इत्तफाक करता हूँ। आप मुझे एक बात बताओ, एक कलम से दस्तखत कुछ और उसी कलम से दस्तखत कुछ और, ये तो नहीं चलेगा। और फिर मैं आपको बात बताऊँ आपको, अगर आपका चैनल का मालिक आपको कोई इख्तियारात दे कि आपने ये शो 7 बजे वाला करना है, अगले दिन आपका मालिक कहता है नहीं जी ये शो ना करे, नहीं जी बेनिश तो शो की एंकर है, उसने तो करना ही करना है। तो ये वही हुआ, चौधरी जात ने जिस आदमी को अपॉइंट किया था, कोई भट्टी साहब है, अब वो भट्टी साहब की वैल्यू ज़्यादा हो गई, इख्तियारात ज़्यादा हो गए, और वो चौधरी साहब जो सारी पार्टी चला रहा था, साबिक वज़ीर-ए-आज़म, उसके कोई इख्तियारात नहीं है। अपनी डिसीजन की खिलाफ वर्जी सुप्रीम कोर्ट ने की है। अब आप अगला जुमला सुन ले जी। 10 सदूर सुप्रीम कोर्ट के उन्होंने मुतालबा किया है कि फुल बेंच बना लो। पाकिस्तान बार कौंसिल जो उकला की सबसे बड़ी बॉडी है, उसने मुतालबा किया है कि फुल कोर्ट बनाओ। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो सबसे बड़ी एसोसिएशन है, उसने मुतालबा किया है कि भाई वो बना लो। इस वक्त मौजूदा हुकूमत में 70% वोट लेने वाली हुकूमतें हैं, जमातें हैं, उन्होंने मुतालबा किया है कि फुल बेंच बनाओ। जो जस्टिस फाइज इसाब साहब ने जो आज़मा बीबी ने जो बात की है, उसने कल ख़त लिखा, जो कहा है उसमें उसके बाद तो मुझे और आज़मा बीबी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आप मुझे बता दो कि आप क्यों बज़िद दो, आपसे मुराद मुझे चीफ जस्टिस साहब की है, आप क्यों बज़िद दो कि नहीं जी मैंने ही फैसला करना है और मैंने ही परवेज़ इलाही को बहाल करना है। तो भाई हमें तो पहले से पता था, इसी वजह से तो हमने बायकाट की है। लेकिन मैं बताऊं, पश्तो का एक मुहावरा है, उसका तर्जुमा है साल के बारे में, जैसा 2022 का साल है कि ये साल मुझ पर तुम गुजर जाओगे मगर लोग तुम्हें अच्छा नहीं कहेंगे। एक इफ्तिखार चौधरी भी गुजरा है, जस्टिस गुलजार भी गुजरा है, साकिब निसार भी गुजरा है, बहुत सारे और भी गुजर जाएंगे। ठीक है जी, लोग अच्छा नहीं तारीख कहेंगे। फैसला करेगी कि कौन कहां खड़ा है और क्या सही है क्या गलत है। इस वक्त मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, तीनों पैनलिस्ट मेरे साथ होंगे। विल रिज्यूम शॉर्टली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद आप लोग को एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहते हैं। मुझे ज्वाइन किया है जी आफ्ताब जहांगीर साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, अज़मा बुखारी साहिबा हैं PMLN से, कादिर मंदुखेल साहब है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। अज़मा बुखारी साहिबा, आज मिफ्ता इस्माइल साहब ने हमें बहुत ही हल्के पुल्के तरीके से, अगर मैं ये कहूँ ना कि अवाम की आत्मा रोल दी तो कुछ गलत नहीं होगा। 2 चीज़ें उन्होंने की। एक तो ये उन्होंने कहा कि जी IMF के जो डायरेक्टर है वो 15 अगस्त तक छुट्टी पर चले गए हैं, लिहाजा जो डॉलर्स मिलने थे अब वो ताखीर का शिकार है, अभी तक $1 नहीं आया। साथ ही साथ जो दूसरी बात उन्होंने की, उन्होंने कहा कि जी दोस्त ममालिक जिनसे उम्मीद थी, आप ये कहकर भी आए थे कि जी दोस्त ममालिक हमें कर्जा दे देंगे। मिफ्ता इस्माइल साहब ने आज बताया कि जिन दोस्त ममालिक ने आपको कर्जा देना था, उन्होंने चिट्टा कोड़ा इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि आप कर्ज वापस नहीं करते। मतलब इतने बुरे दिन आने थे आप लोगों पर। देखिए बिनेश, जाहिर है ये शुक्रिया इमरान खान साहब का कि किसी दोस्त ममालिक की आपने घड़ी बेच के खा ली है, किसी दोस्त ममालिक को जो है वो आपने किसी की कॉन्फ्रेंस रखवा के फिर आप उसमें गए नहीं हैं, किसी दोस्त ममालिक की चुगलियां दूसरे मुल्क के साथ की हैं, तो फिर जाहिर है ये हालात तो यहाँ आने थे। और फिर ये है कि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, जाहिर है वो इसके ऊपर बहुत इफेक्ट करती है। और वही हो रहा है, लोगों को नजर आ रहा है कि वो अपने पैसे क्यों पाकिस्तान में आग लगवाने को दें, वो पाकिस्तान में जो है वो जलाओ घिराव के लिए दें। दूसरा, आफ्ताब जहांगीर साहब बार बार, एक ही भाई है मेरे, मुझे बहुत प्यार है इनसे, लेकिन बार बार उनको मेरे और कादर मंदोखेल साहब की जो है वो पार्टी छोड़ने पे बड़ा एतराज होता है। 100 दफा का है कि प्यारे भाई जरा खुदा का वास्ता है अपने गिरबान में झांक लिया करे। आपने तो पूरी आल पाकिस्तान लोटा एसोसिएशन आपके पास, मेरी बहन, मेरी छोटी बहन, मैंने तो ये कहा कि हम जब तब्दील कर मुकम्मल करने देना, मैं आपके पास आ रही हूँ। आफ्ताब भाई आ रही हूँ, आप तब बात कीजिएगा जी।
इंडिविजुअल बातों पे आऊं तो फिर तो फवाद चौधरी ने कुत्ता का कहा हुआ है पीपल्स पीटीआई के लोगों को, और वो पता नहीं बनी गाला को किस किस चीज का अड्डा कहते रहे, फिर मैं वहां पे आ जाऊं। बात मैंने जो है वो इमरान खान साहब ने अगर पंजाब का डाकू कहा था परवेज लाई का, इस पे मुझ पे गुस्सा करने की क्या जरूरत है? अगर चपड़ासी आपने नहीं रखना था शेख रशीद को, फिर भी आपने उसको वजीर दाखिला बना लिया, तो मुझ पे गुस्सा किस चीज का है? या मंदोखेल साहब पे आपको किस चीज की तप है? बात यह है कि जो आप बोल रहे थे वो आपको काटना पड़ा है। और अभी जो है ये मुझे सिर्फ आप जहांगीर साहब के पुराने जरा बयान निकालिए। जहांगीर साहब एक अच्छे आदमी हैं, सच्ची बात करते हैं, और ये खुद अपनी पार्टी के क्रिटिक रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस को लेके, और ये ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। इनके इंटरव्यू अपने प्रोग्राम के निकाल लीजिए, हमारे साथ जितने प्रोग्रामों में थे, ये खुद क्रिटिक रहे हैं इमरान खान की जो है परफॉर्मेंस के ऊपर। अब ये जो नेपियां जो है वो बदलने की जिम्मेदारी जो परवेज लाई को मिली है, बकौल परवेज लाई के, नेपियां अप्रैल में ही महंगी हो गई थी, और ये तमाम मामला जो है ये इमरान खान साहब हमारे गले डाल के गए हैं। ये बात दुरुस्त है। मैं उस पार्टी में उस स्कूल ऑफ थॉट की जो है वो हूं कि मैं समझती हूं कि हमें हुकूमत में करने क्या आए हैं? फिर हुकूमत क्या कर रहे हैं? इलेक्शंस अनाउंस कर दें। मतलब अगर आज 27 जुलाई को भी IMF से कर्जा नहीं मिल रहा, डॉलर्स नहीं आ रहे, पैसे नहीं आ रहे, एक चीज, दूसरी चीज़ ये है कि अभी भी आप कह रहे हैं कि दोस्त ममालिक अगर आपको कर्जा नहीं दे पा रहे, उसकी जिम्मेदारी आप इमरान खान पे डाल रहे हैं, तो फिर आप हुकूमत में क्या करें? और हाँ, ये ना मैं भूलूं, मैं ये भी याद करा दूं, अभी शो के लिए मैं आ रही थी तो शहबाज शरीफ साहब नेशनल असेंबली के अंदर कुछ बातचीत कर रहे थे। उन्होंने तो ये सुप्रीम कोर्ट और इस पूरे मामले के ऊपर जितना एग्रेशन आपने दिखाया, जितना एग्रेशन मरीम नवाज ने अपनी ट्वीट्स में दिखाया, उन्होंने तो कुछ ऐसा नहीं बोला। प्रेसिडेंट है आपकी पार्टी के, फिर आप हुकूमत में क्या कर रहे हैं आजमा? लेकिन वो प्रेसिडेंट होने के साथ साथ वो वजीर आजम भी है, और हमने कोई जंग नहीं खोली है किसी इदारे के खिलाफ, लेकिन अपने ग्रीवेंसेस की बात करना जो है वो मरियम नवाज कर रही है ना, वो पार्टी की नायब सदर है, तो वो जाहिर पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू दे रही हैं, और उन्होंने आज बात की है, बिल्कुल बात की है। और लेकिन ये है कि तहजीब से बात की है। वो जो बंदयाल साहब का सारा खानदान खोल के बैठा हुआ था, फवाद चौधरी, आज से कुछ अर्सा पहले जब ये आई है कासिम सूरी वाली रूलिंग के ऊपर जब फैसला आया, याद है ना आपको? बंदयाल साहब की जजों की तस्वीरों के ऊपर जूते मारे गए, बंदयाल साहब की बेटियों के खानदान, उनके ससुराल, उनका क्या कुछ नहीं खोला, और गले इनके छोटे पड़ जाएंगे, हमारी बहुत गलत है, अनफॉर्चुनेट है, बदकिस्मती है, ये नहीं होना चाहिए हमें तो, बल्कि उनके नाम भी नहीं लेने चाहिए। आफ्ताब जहांगीर साहब, इस चीज का भी मलबा आपके ऊपर है, आप भी ये चीजें गलत करते रहे हैं, एक गलत एग्रेशन का प्रेसिडेंट सेट करते रहे हैं, नंबर 1, और नंबर 2 ये जो अजमा कह रही है कि दोस्त ममालिक भी अगर मना कर रहे हैं ना, वो भी आपकी वजह से, क्योंकि आपने पाकिस्तान की रेपुटेशन बनाई है। दोनों चीजों को एड्रेस करें आफ्ताब जहांगीर। अच्छा देखिए मिनीश, मेरी बहन उज़मा, जब आप बात करेंगी ना, जब आप माजी की गुफ्तगू करेंगी तो फिर इसी तरह का होता है, फिर मैं भी माजी की बात करूँगा। अगर आप नहीं करेंगी तो मैं भी नहीं करूँगा। देखें, बात ये है कि मैं लंबी चौड़े अरसे की बात नहीं कर रहा। देखिए, ये जो आपने 13 जमातें जमा की हैं, ये कभी भी एक प्लेटफॉर्म पे नहीं खड़े होंगे। ये अभी इनको अलग कर दें तो आप इनकी फिर देखें इलेक्शन कैंपेन किस तरह चलाते हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब ने मंदूखेल के सामने जब इलेक्शन लड़ा था तो उनकी क्या राय थी, क्या बातचीत हो रही थी, किस तरह हो रही थी, वो आप सबके सामने रिकॉर्डेड मौजूद है। मैं ये कह रहा हूँ कि इसे हमें आगे निकलना चाहिए। देखिए, मैं हालांकि मैं तो खुशियाँ मनाऊँ ना, मैंने तो खुश भी हुआ हूँ, कल मैंने जश्न भी मनाया, सब कुछ किया, लेकिन मैं एक सियासी वर्कर की हैसियत से जब देखता हूँ तो मुझे ये लगता है कि मुझे चाहिए कि अब हमें मुल्क को आगे की तरफ जाना चाहिए, और उसका बेहतरीन हल जो है वो है इलेक्शन करवा दें। आवाम जिसको फैसला दे, अगर आपको 5 साल बुरे लगते हैं तो कानून साजी करके उसको 4 साल पे ले आए कि भाई 4 साल से ज़्यादा कोई आदमी हुकूमत ना करे। लेकिन ये कि इलेक्शन ही इसका हल है बिनेश, और कोई चीज़ हल नहीं है। देखिए, यही लोग बातें करते थे, देखिए कि हम IMF के पास जाएंगे तो ये हो जाएगा, IMF से हमारा मुआहिदा हो गया, IMF से, ये अभी आपके सामने बातें कर रहे थे। आज मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं कि वो तो छुट्टी पे चला गया है। जब हमारा जज कहता है, चीफ जस्टिस कहता है कि जी हमारे जजेस अभी छुट्टी पर हैं, वो आएंगे अगस्त के अंदर, तो आपको बुरा लगता है। IMF का सदर चला जाए तो आप कहते हैं हम क्या करें भाई, वो तो छुट्टी पर है, जब तक वो छुट्टी पर है हमें डॉलर नहीं मिलेंगे। तो अच्छा, मुझे समझ नहीं आ रही कि आपने खुद ही तय किया, हमने आपको नहीं बुलाया था, आपने खुद तय किया कि जी हमें हुकूमत लेकर और पाकिस्तान की कौम को रिलीफ देना है,
और वो रिलीफ ये था कि जी हमने 130 पे डॉलर लेकर आना है, हमने पेट्रोल की कीमत इतने पे लेकर आनी है, हमने लोगों के बुरे हालात को अच्छे हालात में तब्दील करना है। ये सारी गुफ्तगू आप लोग करते थे और आने से 10 दिन पहले 5 दिन पहले करते थे, हम नहीं करते थे। आप ये कह सकते थे, हालांकि आपके पास बड़े माहिर हैं, आप यकीन करें बेनिश, मैं आपको हल्फन कहता हूँ कि जो इस वक्त ब्यूरोक्रेसी है, मैं इस ब्यूरोक्रेसी के मैं इस ब्यूरोक्रेसी के तरीक़ेकार से भी मैं बहुत मुझे इख्तलाफ है। वो रात को मुझे बताया जाता था कि जी सेक्रेटरी जो है वो जाके शहबाज शरीफ को तकरीरें लिख कर देता है। अच्छा। मुझे लोग बताते, मैं वो सेक्रेटरी इनको नहीं बता रहा था, फाइनेंस का सेक्रेटरी इनको नहीं बताता था कि भाई मुल्क के हालात ये हफ्ते आप किस मुसीबत में फंसने जा रहे हो, है अभी मत लो। इससे बेहतर है कि जो अब इलेक्शन अनाउंस कर दिया है, इन्होंने डिसॉल्व कर दिए पीटीआई ने, खुशकिस्मती समझकर आप चले जाओ। और उस वक्त अगर जाते तो हालात बहुत बेहतर होते। अब आवाम को ये लग रहा है कि उस वक्त के हालात बहुत अच्छे थे अब के मुकाबले में। अब 250 रुपए का डॉलर हो गया है और फ्यूचर के अंदर जो कारोबार हो रहा है वो तो 270 रुपए पे हो रहा है। तो अब मुझे बताएं कि जब चीजें भी इनके हाथ से निकल गई, सारा कुछ इनके हाथ से निकल गया, आज भी ये रोना रो रहे हैं सारी चीजें कि मुत्तहिदा हुकूमत जो है वो फेल हो रही है। वापस आऊंगी सर फाइनल कमेंट्स के लिए, मैं जरा कादिर मंदुखेल को शामिल कर लूँ। ये रखिएगा अपने पास सवाल जवाब इसका संभाल के। जी कादिर मंदुखेल साहब, अब क्या करना है, विफाक कैसे बचाना है? देखिए, पहली बात तो ये है कि आफ्ताब जहांगीर साहब बता रहे हैं कि इलेक्शन वाइड हाल है। आप मुझे बताओ कि 4 महीने पहले जब इनकी हुकूमत थी और हम 4-3.5 साल से ये कहते आ रहे हैं इलेक्शन कराओ, तो कह रहे नहीं इलेक्शन तो वक्त पे होगा, अगला दौर भी हमारा है। नंबर 1 बात। दूसरी बात ये कि अगर इलेक्शन बिलफर्ज आज ऐलान हो भी जाए इनकी ख्वाहिश के मुताबिक, तो इलेक्शन कौन कराएगा? मौजूदा इलेक्शन कमीशन, वो तो उनको मानते नहीं है। और फिर उसके बाद निगरान हुकूमत कौन बनाएगा? अपोजिशन लीडर और प्राइम मिनिस्टर, वो तो उनको मानने को तैयार नहीं है। उसके बाद आप आएंगे इलेक्शन कमीशन के जो मेम्बरान थे जो कि तैनात हो गए, इनके खुद सदर पाकिस्तान ने साइन करके उसने चार्ज भी संभाली है, मगर ये मानने को तैयार नहीं है। साथ जो ना वो लाडला एक और फरमाइश भी कर रहे हैं, वो कहते हैं 2/3 मेजॉरिटी ना मिले तो मैं हुकूमत नहीं संभालूंगा। तो भाई ये किसे कह रहे हैं आप? ये किसको कहते हो? कभी आप धमकी देते हो, कभी आप पाँव पड़ते हो, समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें मौका मिल जाएगा, तुम बना लेना पीपल्स पार्टी को। अच्छा सुन ले आफ्ताब भाई, थोड़ा हौसला रखे। अच्छा, उसके बाद अब ये बताओ कि हौसला तो रखा, मैं तो आपको कह रहा हूं कि आपकी खुशकिस्मत जो हमें 2/3 नहीं मिलेगा, आप हुकूमत बनाएगी पीपल्स पार्टी। आफ्ताब भाई सुन तो ले। अच्छा सुन ले आफ्ताब भाई, आपके पास आ रही सुन तो ले आफ्ताब भाई, थोड़ा हौसला जी जी जी। आप मुझे एक बात आप मुझे बताओ कि जब आपने IMF के साथ मुआहदे किए है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपका साबिक गवर्नर चौधरी सरवर साहब कह रहे हैं कि पूरा पाकिस्तान गिरवी रेखा, ठीक है, और उसके बाद जब आपने IMF के जो क्लास है, जो मुआहदे इसकी वायलेशन किए, तो उसको भुगत तो मौजूदा हुकूमत और पाकिस्तानी आवाम है ना। आप मुझे बताओ, जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का लॉन्ग मार्च कराची शुरू हो गया, 2 महीने बाद उन्होंने कहा कि पेट्रोल हमने 10 रुपये सस्ता कर दिए ओगरा के 8 रुपये के बावजूद। उसके बाद क्या कहा कि नहीं जी हमारे पास जो ना वो रिकवरी बड़ी आ गई है। तो भाई कौन सी रिकवरी आ गई, कौन से खाने में, कौन से संदूक में पैसे पड़े हुए, आज तक नहीं बता सके। और फिर जिस तरह अदारों के ऊपर ये अलगार किया है, खुद चीफ जस्टिस साहब का जो पूरा उन्होंने खानदान तक उस ये गिरबान पे आ डाला, वो सबके सामने, ठीक है। अब बात क्या है कि अभी फवाद चौधरी साहब ने पिछले दिनों में कहा कि अदारों के एस्टेब्लिशमेंट के मुंह के खून लग गया, जबकि खुद उन्हीं के पैदावार है गेट नंबर 4 का शेख रशीद समेत। चलिए सवाल ये है, आप जिन अदारों ने आपको सारे उसी गेट के पैदावार हैं जी। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी बैक। वेलकम बैक जी। आफ्ताब जहांगीर साहब, आपके पास भी वक्त सिर्फ अगस्त तक का ही है, क्योंकि 20 अगस्त के बाद किसी भी टाइम पर एज ऑफ टुडे IMF से पैसे मिल जाने हैं। तो जो भी आपने करना है, आपने इस टाइम फ्रेम में करना है। तो आप विफाक की तरफ बढ़े हैं उसको फतह करने के लिए। अच्छा देखिए, पहली बात ये कि अभी उस्मा ने भी ये बात कही थी और मंदुखेल साहब तो ख़ुद कौमी असम्बली के मेंबर हैं, इनके इल्म में ये बात होगी कि हमारे पास हमें तनख्वाहें कुछ नहीं मिल रही, कोई हमें मराहत नहीं मिल रही हैं। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपके प्रोग्राम के शुरू के अंदर इन्होंने कहा था कि जी ये मराहत भी ले रहे हैं, तनख्वाहें भी ले रहे हैं, और नहीं कोई तनख्वाह नहीं मिल रही। ये चेक कर लें मंदुखेल साहब, अगर मिल रही है तो मुझे भी बता दें कि मैं भी चेक कर लूँगा बैंक में कि भाई मेरे पैसे भी आए कि नहीं आए।
अच्छा, मैं एक दूसरी बात ये कह रहा हूँ कि देखें, अगर पाकिस्तानी कौम को तकलीफ़ से निकालना है तो कोई भी इकदाम किया जाए मैं उसको अप्रिशिएट करूँगा, वेलकम करूँगा, क्योंकि इस वक्त हकीकतन मुल्क जो है, आवाम जो है वो बहुत परेशानी के अंदर है और उसको निकालना हम जमहूरी लोगों का काम है। अगर हम समझते हैं, क्योंकि ये इसी उम्मीद से तो आए थे कि हम इस मुल्क को, इस आवाम को, 22 करोड़ आवाम को जो है हम रिलीफ़ देने के लिए आए हैं। जब आप रिलीफ़ नहीं दे पा रहे तो फिर यकीनन जो है आपको ये भी रुजू करना पड़ेगा कि भाई अब हमें क्या करना चाहिए। तो उसका बेहतरीन हल ये है कि जब डॉक्टर ये समझता है कि जी अब इसका कोई इलाज नहीं, तो वो ठीक कहता है है इसका जी। ऑपरेशन करना पड़ेगा। और ऑपरेशन देखते हैं जी आने वाले दिन कैसे होते पाकिस्तान के लिए। आज के लिए इतना ही। तीनों मेहमानों का शुक्रिया। आपसे मुलाकात करेंगे मंडे को। लुक आफ्टर योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।